बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, संसद का सत्र चलाना बीजेपी को बड़ा महंगा पड़ रहा है। उनको लग रहा है कि ये कैसे कैसे खत्म हो जाए। हम लोगों को जिस तरीका से पूरा संसद में नंगा किया जा रहा है, तो उसको देखते हुए उनको भी लगा कि अभी कुछ ना कुछ तो हो जाए और कैसे ना कैसे दिन टल जाए, ये अभी जो छोटा सा पीरियड है वो खत्म हो जाए। 2 दिन तो ऐसे ही गए। तीसरे दिन में सरकार मान गई कि भाई ठीक है, एसआईआर के ऊपर में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें 2 चीजों पे ये करना पड़ेगा कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान के ऊपर में चर्चा करना पड़ेगा तुम्हें। उनको लगा ठीक है कि भाई क्या होगा, ज्यादा कुछ कम ज्यादा होगा, जो ये भी हो जाएगा, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं करके उन लोगों ने उस पर चर्चा शुरू की। नरेंद्र मोदी ने 1 घंटा अपना भाषण दिया। नेहरू को बहुत कोचा, कांग्रेस को बहुत कोचा, और कोच के उन्होंने अपना भाषण को बहुत इससे अर्थहीन था, सब अर्थहीन था, तर्कहीन था, और कोई उसमें ये नहीं था। सिर्फ आवाजों के ये थे। ओरेटर तो है वो, उनमें तो कोई शक नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हुआ। लेकिन इसके बाद में जब अलग अलग लोगों ने अब अपनी बात को रखे, तब उन्होंने पूरा का पूरा आरएसएस और बीजेपी का पूरा भंडाफोड़ किया कि इन लोगों ने किस तरीका से वंदे मातरम को विरोध किया, राष्ट्रगान को विरोध किया, और इतना धोया कि उन्होंने लगा कि वो लोग आज हमें ये क्यों चर्चा करवा रहे हैं इस चीजों के ऊपर में, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी हम लोगों ने अपने आत्मसात किया है, जिसके ऊपर में कई सालों तक नेहरू जेल में थे सब, और अंग्रेजों को हटाने के इसमें हम लोगों ने कई पूरा ये कर लिया। हर आदमी के मुंह में वंदे मातरम का उन दिनों में बड़ा ये था, जोश था, और उसके ऊपर में एक उनकी शक्ति थी। लेकिन ये सब चीजें होने के पश्चात ये तो ये हो गया, ये तो सब। लेकिन आज इसका क्या औचित्य है और ये क्यों इसके ऊपर में चर्चा कर रहे हैं करके इन्होंने काफी उसको धोया, और इतना धोया कि वो आरएसएस और बीजेपी को पूरा का पूरा काफी महंगा पड़ा। बीच बीच में कुछ बातें चली, लेकिन गोगोई जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उन्होंने भी, वो डिप्टी है राहुल गांधी के बाद में, तो उन्होंने भी काफी धोया। उसके बाद में काफी माहौल मतलब डिस्टर्ब होगा। यही नहीं तो जब उनके डिस्कशन चल रहा था, तब 8 और 10 मिनट के बाद में ही नरेंद्र मोदी ने अपना छोड़ के वहां से चले गए। यही नहीं तो उसके बाद में बिरला जी ने भी वो सब छोड़ा, और बाद में वो सब दोनों भी चले गए। उसके बाद में जब ये उनका हो गया, उसके बाद में बहुत सारे स्पीकर्स थे, और फिर प्रियंका गांधी का भी जब बात हो गई, तो प्रियंका गांधी ने भी बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि बात एक क्यों आई है, क्यों तुम लोग उसको छेड़ना चाहते हो, कि इसका इतिहास पूरा कांग्रेस के साथ में जुड़ा था, और पूरे कांग्रेस के ही लोगों ने, यही नहीं तो पार्लियामेंट्रियन जब हमारा संसद ये बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब वहां पे सब बड़े बड़े नेता थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से, हर उन्होंने कोई चिंता उसमें ये नहीं किया, और सब लोगों ने एक्सेप्ट किए हुए जो प्रिंसिपल्स है। तो बीजेपी क्या चाहते हैं कि वो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट थे, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने लोग विद्वान लोग बैठे थे, जो आज देश को उन्होंने जो दिशा दी, उसके भी ये मान हो गए कि उसमें भी होशियारी करने की ये बातें जब कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से खेदजनक था। तो इसका मतलब ये ओवरऑल यही सभी लोगों ने यूट्यूब से कहा कि वो जिसके मुंह के बल पड़े, और बीजेपी ने जो एजेंडा बनाया था उसी में जाके वो खुद फंस गए। एक मित्रों, अभी और एक खबर आई है कि इस वक्त मुद्रा पोर्ट पे गुजरात में ड्रग्स का 67% का पूरे ऑल ओवर इंडिया का वो वहीं पे ये हो रहा है, और वहाँ पे जो तस्करी है, वो तस्करी में काफ़ी बड़ी पुलिस को ये मिली है। लेकिन वो जब से वहाँ पे अडानी का पोर्ट आ गया, उससे सभी पूरे वर्ल्ड में जितना भी ड्रग्स का इसमें पड़े हुए हैं, उन सब लोगों को एक सेफ जगह लगती है, और उनको लगता है कि भाई ये जो अडानी का ये तो सब बिजनेस वाले लोग हैं, उनको कुछ नहीं, पैसे की भाषा आती है, उसके बाद में उनको कोई लेना देना नहीं, कौन कितने मर रहे हैं, ड्रग्स में लोग जा रहे हैं, कोई इंसानियत है नहीं है, नहीं, नथिंग। और ये तो सभी को मालूम है। आरएसएस का भी एजेंडा तुम्हें मालूम है किस तरीका से रिएक्ट करती है, कितने बड़े बड़े कांड उन्होंने किए हैं, और लोक हित के लिए क्या किया वो हमें तो अभी तक तो मुझे देखा नहीं।
और कुछ सुना नहीं, बस उनका संगठन है क्राइम्स करने के लिए, और क्या है। तो ये सब सिचुएशन देखने के बाद में बड़ी एक आदमी बड़ा चिंता है। और इवन गुजरात में इतने लोग जो आज नशेड़े बन गए, जहाँ वहाँ नशे का कारोबार चलता है, सब लोग त्रस्त है, माँ बाप त्रस्त है, समाज त्रस्त है, लोग त्रस्त है कि अरे ये क्या हो रहा। मित्रों देखो, एक कुछ चीजें हम लोगों ने दूसरे से भी सीखनी चाहिए। मैं इवन कश्मीर की बात कर रहा हूँ, या पूरे गल्फ में दारू बहुत चोरी छुपके ही पिए जाती है, वहाँ पे ओपनली नहीं बेचते हैं। उन लोगों ने वो इस्लाम में कुछ चीज़ों को बड़ा महत्व दिया है, बड़े रिजिडिटी है, और वो रिजिडिटी के साथ में वो लोग चले। तथागत भगवान बुद्ध ने भी नशा का बहुत ही सेवन को काफी मजाक किया, मतलब ये किया है कि बिल्कुल उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, इस तरीका से हुआ। लेकिन वो जिस तरीका से हुआ है, वो जो अभी यहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों ने थोड़ा सा उसका ये किया, लेकिन हमारे यहाँ पे उसका सेवन ये सार्वजनिक हो गया। जैसे हम होली हो या बड़े बड़े त्योहार हो, तो दारू से पूरा का पूरा, और कितने सारे हमारे कल्चरल हिंदू गॉडेस वो उसी के ऊपर में बने हुए हैं, और वही है कल्चर फैला है, जिसके वजह से आज हमें पावर्टी और जो हम लोगों की गरीबी हुई है वो उसी का कारण है। आज देखिए श्रीलंका, अपना श्रीनगर में, वहाँ पे इतनी गरीबी है, लेकिन वहाँ दारू नहीं होने की वजह से अपने आप को सस्टेन करते हो, अपने आप को कितना छोटा भी पैसा रहा तो उसमें से वो ये कर लेते, वो गुजारिश कर ही लेते। लेकिन जहाँ आदमी नशा में आदमी चले जाता तो पूरा का पूरा पागल हो जाता है, और उसमें वो पूरा का ये हो गया। एक गुजरात में जिग्नेश मेवानी, आपको मालूम है, MP MLA है, और वो कंटिन्यूसली वो पूरा गुजरात में चिल्ला वो कहते हैं लोगों को जाकर, काफी यात्रा बड़ी है उनकी, और बड़ा मिशन है कि ये देश को पूरा, ये गुजरात को खराब करने वाले ये 2-3 लोग हैं, उसको तुम्हें रोकना पड़ेगा, वो नहीं करोगे तो पूरा गुजरात बर्बाद हो जाएगा। हर जगह पे नशीले लोग मिल रहे हैं सब, और उसके ये ट्रेडिंग में कम ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चे काम कर रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है, और उसका कारोबार यही नहीं तो संपूर्ण देश में फैला हुआ है। मैंने महाराष्ट्र में, नागपुर की बात करता हूँ, कोई तो भी मैं ऐसी बातें चल रही थी, किसी ने कहा यार वो ड्रग्स आ रहे, वो बोले जस्ट आप फोन करो अभी 5 मिनट में तुम्हारे घर के सामने में ला के लेके आएंगे। मुझे आश्चर्य लगा, मैंने बोला ऐसे कैसे यार तुम बात कर रहे हो। हाँ, अब बोला अरे यार ये नंबर है, इसको करो तो 2 मिनट में मिल जाएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये कैसे टाइप का ये होता है, और ये नहीं होना चाहिए। अभी खैर वो जो लोग उसमें पढ़े हैं उनको सब मालूम है, वो सब बातें हम लोगों को ना सुननी थी ना बोलने की थी। लेकिन जिस तरीका से ये जो हो रहा है, ये पूरा का पूरा देश हम लोग किस तरीका से जाएंगे, कहाँ कौन से दिशा में हम लेके जा रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैंने जो मुझे ध्यान में आई कि कुछ कम्युनिटीज हमारे यहाँ भी, नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनकी शादियों में और यहाँ वहाँ इतना दारू का सेवन होता है। मुझे लगता है ये दारू के सेवन से और क्या क्या और लफड़े हो जाएंगे, क्या क्या होगा, और ये कैसे बढ़ेंगे। केवल दारू और पैसा, इनके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। फिर बाद में सब मॉरलिटीज ये वो सब बातें उसमें हाले, ये सब सिचुएशन ऐसे ही रहा तो मुझे लगता है कि बहुत ही भयावह स्थिति आज ना कल हमारे देश में आने वाली है। और उससे हम लोगों ने, युवा पीढ़ी ने कम से कम उसमें थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। ये सभी का बहुत बड़ा एक संदेश है, और सभी लोगों ने सुनना चाहिए इस बात को। अभी और एक बिल आने वाला है हमारे यहाँ पे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो आपको मालूम है कि 2000 के बीच में हमारा सब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई, सब लोगों ने प्राइवेटाइजेशन हो गए। उसके वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ये डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसका दर्जा काफ़ी बढ़ गया है, और बहुत सारे लोग, कॉमन आदमी लोग तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाने के लिए वो तो उनके पास इतना पैसा भी नहीं है। और अभी सरकार के उसी ये चल रही है, प्लान चल रहा है कि उसको पूरा का पूरा कंपनी के फॉर्मेट में डालो। कंपनी के फॉर्मेट में रहेगा तो निश्चित रूप से वो कुछ ना, वो काफ़ी जो कॉमनली जो बच्चे लोग हम पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन हो रहा है, वो सब का सब खत्म हो जाएगा। ना रिसर्च रहेगा ना कुछ रहेगा। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यदि हम जो पैसा खर्चा होता है वो एजुकेशन के ऊपर में, हेल्थ के ऊपर में, और हमारे देश में सबसे कम पैसा यदि कुछ करता है तो टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर में बहुत ही कम बजट है।
तो मित्रों, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जिस तरीका से ये जो पॉलिसी मैटर चल रहा है, ये हमारे बीजेपी ये अपने पाँव पे ही एक कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यही नहीं तो आने वाले जनरेशन टू जनरेशन खत्म हो जाएगी। तुम्हें शायद मालूम होगा कि यहाँ के बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हालत क्या है। उन लोगों को बहुत सारे SC ST को जो ट्यूशन फीस मिलती है उसके बदौलत बहुत सारे SC ST के लोगों को वहाँ पे एडमिशन्स मिलके उनके कई इंजीनियर्स बन गए। हर घर में आज इंजीनियर्स बन रहे। इसका ही कारण है कि वहाँ पे ट्यूशन्स है। तो ट्यूशन फी अभी तो एक ऐसा मॉडल आ रहा है हमारे सामने में, वहाँ पे गवर्नमेंट लेके आ रही है कि यूनिवर्सिटी जो है वो UGC है, वो तुमको लोन देगी, कॉलेजेस को लोन देगी और उसका इंटरेस्ट नहीं लेगी। इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी और आपका जो बेसिक अमाउंट है, जो रिपेमेंट है, वो आपके बच्चों के फीस से तुम्हें वसूल करना है। ये ऐसे सिचुएशन में कौन जाएगा यूनिवर्सिटी? आज कम से कम हम लोगों के यहाँ BA BCom जो बेसिक सब्जेक्ट्स है उसके लिए पैसे नहीं लगते और कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा हमारे देश का ग्रेजुएशन लेवल तक चले जाता है। ये जब एजुकेशन ही बंद हो जाएगा तो हमारे एजुकेशन का स्टैंडर्ड, हमारा ग्रेजुएशन का स्टैंडर्ड ये बहुत डाउन हो जाएगा। तो ये आज हमारे लिए बड़ा एक चिंताजनक प्रश्न है और ये यदि यही कंटिन्यू रहा, फिर भी विरोधी पक्ष नेता बहुत हमलावर है और काफ़ी हर चीज़ों को उजागर कर रहे हैं और काफ़ी फोर्स के साथ में कर रहे हैं। इतना होने के बाद में भी कुछ लोग बहुत बुरी तरीक़ा से देश को बर्बाद करने के पीछे पड़े हैं। अभी इंडिको की जो भी हुआ है सब लोगों ने देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी तक कोई किसी के ऊपर में FIR नहीं हुआ। इतने सारे लोगों को परेशानी हो रही है और कंटिन्यू चल रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। ये देश का इस तरीका से ये इतिहास रहेगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये देश नहीं चला रहे, वो तो लूटने के लिए आए हैं। ऐसा ही भी बोले तो उसे हमें कोई ये नहीं होगा। तो निश्चित रूप से मित्रों, आप सब लोगों को ये बातों को सोचना पड़ेगा कि हमारा देश कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए। तो चलो हम इन्हीं बातों के साथ में यहीं विराम लेते हैं। कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय भीम।